हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपका जो ईवीएस का सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होगी और आपके सिलेबस से रिलेटेड होगी, सिर्फ उसी की बातें हम इस वीडियो में करेंगे ताकि जो आपका सिलेबस है वो टाइम से पूरा हो सके। और जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरी वर्कशॉप में हुई थी, जो मैंने आपसे बोला था कि ईवीएस की हमारी 2-3 दिन की वर्कशॉप हुई थी, उसमें जो जो चीज़ें मेन हुई थी वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करा दूँगी। तो जो एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है आपके सिलेबस का ईवीएस के, वो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी। अगर फिर भी वो आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बताना, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। पहले हम ये 2-3 दिन की जो भी वर्कशॉप है उसको कवर करेंगे। इसके लिए जितनी भी वीडियो बनेंगी 4-5, वो सब मैं 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर करूँगी और इसके सिलेबस को पूरा कंप्लीट फिनिश कर दूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम आपकी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईवीएस क्या है, पर्यावरण अध्ययन जो है वो होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आपके बच्चों को भी पता नहीं चलेगा कि आप उन्हें वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जो पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस, जो पर्यावरण है वो 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, परि जमा आवरण। ऐसे आपको पेपर में जो डायग्राम है ऐसे बना के दिखाना होगा, शो करना होगा, ताकि आपका जो आंसर है वो इफ़ेक्टिव बने। तो यहाँ पे हम देखते हैं परि और आवरण का क्या मतलब होता है। परि मतलब होता है चारों ओर और आवरण मतलब होता है घेरना। वो चीज़ जिसने हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है वो क्या है, पर्यावरण। जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, आपसे रिलेटेड हैं, जो आपने बनाई हैं, मैन मेड हैं या फिर खुद प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, वो सारी चीज़ें पर्यावरण के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि इधर हम देखते हैं पर्यावरण है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो वायु, जो भी एयर है आपके एनवायरनमेंट में, वो सारी एयर जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। उसके बाद जलमंडल जिसे हम कहते हैं, जल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, नदी हो गई, झरने हो गए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं स्थल मंडल जहाँ पे आपका स्थल भाग है, जहाँ पे आप खड़े हैं, वो सब स्थल मंडल में काउंट होगा। तो उसमें जो भी हैं पहाड़, पठार, वो सारी चीज़ें आपके स्थल मंडल के अंदर काउंट होती हैं। उसके बाद आते हैं जैव मंडल, वो हर चीज़ जो जीवित है, जहाँ जीवन संभव है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी जैव मंडल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, आपका पर्यावरण। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अध्ययन क्या होता है। तो अध्ययन जो है स्टडी है। अध्ययन मतलब कि किसी भी चीज़ की डिटेल स्टडी करना, डिटेल नॉलेज उसकी गेन करना, वो अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन। यही सब्जेक्ट जो है आपको अपने बच्चों को भी पढ़ाना होगा स्कूल में जाके 1 to 5 के। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये पढ़ते क्यों हैं, वाई वी स्टडी ईवीएस, हमें ईवीएस क्यों पढ़ना है, और या फिर बच्चों को हमें ये क्यों पढ़ाना है। तो इसका एक रीज़न है सबसे बड़ा कि आप जो हैं समाज में रहते हैं और आपको समाज की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि समाज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। अगर समाज में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। ऐसे नहीं कि आपका जो स्टूडेंट है आप उसको पढ़ा रहे हैं और उसमें कोई भी फीलिंग्स ही ना हो। अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ पे अगर उसके अंदर फीलिंग नहीं होगी तो वो उस इंसान को हेल्प भी नहीं करेगा। तो ईवीएस का क्या मोटिव है बच्चे को पढ़ाने का, वो मोटिव है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चा उसके प्रति संवेदनशील हो, वो समझे कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी निकालना होगा हमें। सेकंड है कि पर्यावरण की रक्षा करना। अगर आपके पर्यावरण में जैसे ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है, उसको बचाने के लिए अगर आप बच्चे को बताएंगे तो बच्चा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करेगा। हो गया प्लास्टिक का कम यूज़ करना, या फिर जो भी आपकी CFC गैसेस हैं उनको निकालने वाली जो चीज़ें हैं, जो मशीनें हैं, फ्रिज है, उनका कम यूज़ करना। ये सारी चीज़ें जो है बच्चा सीखेगा इसके थ्रू। फिर है समाज का ज्ञान। हम समाज में रह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे समाज में क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके ज्ञान के लिए हमें जो है पर्यावरण अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरण अध्ययन के अंदर हम लोग कुछ रिलेशंस को भी देखते हैं। जैसे कि रिलेशन का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है कि मानव का मानव से संबंध। जो पृथ्वी पे मानव है, मानव की जो प्रजाति है, उसमें आपस में कैसा रिलेशन है,
वो आपस में कैसे बिहेव करते हैं, क्या वो एक सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं या फिर एक दूसरे से झगड़ा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा, जिसमें हम स्टडी करते हैं मानव और मानव के रिलेशन की पर्यावरण अध्ययन के अंदर। फिर आता है मानव का समाज से क्या रिलेशन है। मानव का जो अपनी सोसाइटी है, अपने मोहल्ले से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के जानवर से जो भी रिलेशन है वो आएगा इस समाज के अंदर, उसका अध्ययन करेंगे हम पर्यावरण अध्ययन के अंदर। फिर आता है थर्ड कि ये मानव और मानव का रिलेशन संस्थाओं से, जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, जैसे शिक्षा एक संस्थान है, फिर धार्मिक संस्थान हो गए, मंदिर हो गए, इनके साथ जो इंसान है, मानव है, उसका कैसा रिलेशन है, उन सब की स्टडी हम पर्यावरण अध्ययन में करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन का। अभी हम कुछ और चीज़ें देखते हैं इसको रब करके। अब हम देखते हैं कि जो ईवीएस है उसने अपने अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं जो उसके अंदर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ईवीएस है, ये ईवीएस जो एक सब्जेक्ट है वो अपने अंदर साइंस को भी लेके चलता है। जैसे साइंस के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट के संरक्षण से रिलेटेड, वो ईवीएस में काउंट होते हैं। वैसे ही सोशल साइंस मतलब सामाजिक अध्ययन, जिसमें कि आप भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो भी जो है ईवीएस के ही पार्ट होते हैं, जो कि हम प्राइमरी लेवल पे बच्चों को थोड़ा कम इंट्रोडक्शन देते हैं उसका, और आगे जो 6th क्लास से उनका ये जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। उसी तरह क्या होता है कि हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के जो टॉपिक्स हैं वो भी हमारे ईवीएस के अंदर काउंट हो जाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वसा के लिए हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी कैसे गेन करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जो कि ईवीएस का ही पार्ट है। जब आप बुक्स देखेंगे आसपास की तो उसमें इन सारी चीज़ों को ही कवर किया गया होता है उसके अंदर। तो जो ईवीएस है उसमें ये जो सब्जेक्ट है मेनली इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो उसका अगर रिलेशन देखें तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब इसके अंदर आ जाते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के बच्चे हैं, उनको जो ईवीएस है वो बाकी सब्जेक्ट के द्वारा पढ़ाई जाती है। जैसे पहली और दूसरी क्लास के जो बच्चे हैं उनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के। तो उन बच्चों को आपको ईवीएस कैसे पढ़ाना होगा, ईवीएस आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में ही उसे रिलेट करके पढ़ाना होगा। जैसे हिंदी में अगर आप पढ़ा रहे हैं पानी का चैप्टर, मतलब पानी के ऊपर कोई पोएम है, तो उसमें आप बच्चों को पानी के महत्व के बारे में बताएंगे, जो कि ईवीएस को उसके अंदर इंक्लूड कर देता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो ईवीएस है वो सब्जेक्ट नहीं होता अलग से। बच्चों को जो उसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ 3 सब्जेक्ट होते हैं उसी के द्वारा पर्यावरण के कुछ विषयों का इंट्रोडक्शन देना होता है। जैसे माय फैमिली हो गया, हमारा समाज हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाई जाती हैं फर्स्ट और सेकेंड क्लास में। वैसे ही जब बच्चे 3rd, 4th और 5th क्लास में आते हैं तो उनकी अलग से एक बुक हो जाती है आसपास की पर्यावरण अध्ययन की, ईवीएस की, जिसमें कि आपको साइंस के कुछ चैप्टर्स उसमें ले लिए जाते हैं। जैसे कि चांद पे कैसे रहते हैं, और जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बच्चों को, जो सब्जियाँ हैं वो किस तरीके की होती हैं, इसके अलावा आम से क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको 3rd, 4th और 5th क्लास में ईवीएस की बुक को इंट्रोड्यूस करके बच्चों का जो बेस बनाना होता है, और वही बेस जो है 6th, 7, 8, 9 आगे जाकर हिस्ट्री, पोल साइंस और भूगोल, इन 3 भागों में विभाजित हो जाता है, जहाँ पे बच्चों को डिटेल में नॉलेज दी जाती है। भूगोल में बस भूगोल से रिलेटेड चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री में बस इतिहास से रिलेटेड, और पोल साइंस में सिर्फ राजनीति विज्ञान से रिलेटेड, राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि कौन सी क्लास में आपको कैसे पढ़ाना होगा बच्चों को। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो है उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं। जो मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन थोड़ी देर पहले दिया था उसी को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। और जब आपके पेपर में ये आता है तो आपको वैसे ही लिखना होगा परिजमा, आवरण, पर्यावरण, और उसका सारा इंट्रोडक्शन देना होगा, और फिर उसके एम्स बताने होंगे, जिसमें आपको जैसे सबसे पहला है ज्ञान देना। हम क्यों पढ़ा रहे हैं ईवीएस को,
हम पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे को ज्ञान हो, उसे पता चले कि समाज में होता क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कोई भी चीज़ क्यों होती है, राष्ट्रपति के चुनाव क्यों होते हैं, या फिर लोकतंत्र क्या होता है, इन सब का जानकारी बच्चे को होगी तभी वो आगे जाके इन सब चीज़ों में पार्ट लेगा, उसे भी आगे चल के वोट देना है। तो उसके लिए आपको बेस बनाने का काम करना है, वो ज्ञान हमें अभी प्रोवाइड करना होगा ताकि आगे जाके वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। उसके बाद जागृति, बच्चे को जागृत करना है कि जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें जो हैं ख़राब कर रही हैं, जो ओजोन लेयर है उसमें किस प्रकार से छिद्र हो रहा है, उन सब की जानकारी देना, उसे बताना कि ये सारी चीज़ें कैसे डिस्ट्रॉय कर रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो उसके लिए उसे जागरूक करना ताकि वो खुद से कुछ ऐसे आइडियाज़ निकाले कि वो उन सब चीज़ों को, जिससे कि हमारा पर्यावरण ख़राब हो रहा है, उन चीज़ों को कम कर सके। फिर आता है कुशलताएँ, बच्चों में ऐसी कुशलताएँ लेके आना कि वो उस चीज़ के ऊपर खुद से एक्ट कर सके, वो जाके उन चीज़ों को सुधारने के लिए खुद से काम कर सके। इसके लिए हमें पर्यावरण अध्ययन जो है बच्चों को बताना है। उसके बाद हम देखते हैं संवेदनशील बनाना, कि अगर एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई एनिमल ने पॉलीथीन खा लिया है, तो फिर उसके प्रति वो संवेदनशील हो, वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाए, वो ये चीज़ ध्यान रखे कि हमें जो प्लास्टिक है वो ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंक देना है, हमें जो खाना है वो अलग से निकाल के रखना है। ये सारी चीज़ें संवेदनशील बनाना। छोटी क्लास के बच्चे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से ही उन्हें सिखाना पड़ेगा। फिर आता है सतत पोषणीय विकास के लिए। सतत पोषणीय विकास मतलब कि बच्चे को ऐसे हमें बताना है चीज़ों को कि वो खुद के लिए तो वो यूज़ करें, लेकिन आगे वाली जो पीढ़ी है, जो फ्यूचर में भविष्य आएगा, उसके लिए भी वो चीज़ें बचा के रखें ताकि वो लोग भी उन चीज़ों का लाभ उठा सकें। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल अगर बच्चे देखेंगे कि पेट्रोल ऐसे बहता ही जा रहा है, उसका जो यूज़ है वो लोग अंधाधुंध करते जा रहे हैं, तो बच्चे को ये हमें बताना है कि हमें जो इसके जो टैंक है वो लिमिटेड है, ये एक टाइम आएगा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो बच्चे को बताना, और फिर इससे बच्चे में खुद से ये चीज़ें आएंगी कि नहीं, हमें इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए ताकि हमारा जो भावी भविष्य आएगा वो भी इन चीज़ों को देख सके। उसके बाद सहभागिता, बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो भी एक्टिविटी समाज में हो रही हैं, अच्छी बुरी, अच्छी हो रही है तो उसमें सपोर्ट करे, और अगर बुरी हो रही है तो उसके प्रति आवाज़ उठाए। वो सारी चीज़ें बच्चों का बेस यहीं से आपको डालना होगा ताकि उसको पर्यावरण अध्ययन के बारे में अच्छे से समझ में आए। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, जो है पर्यावरण अध्ययन क्या है और क्यों पढ़ना है हमें। इसके बाद हम आपके यूनिट को देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपको ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण अध्ययन को स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्य को बताइए, तो आपको सेम वैसे ही परिजमा आवरण, उसका डेफिनेशन और 2-3 डेफिनेशन आप दे देना। अगर आपको नाम नहीं याद तो फिर आप जो भी आपको नाम याद होगा किसी भी राइटर का, तो आप उसका नाम वहाँ पर लिखिए। उसके बाद जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको स्टार्टिंग में बताया, वैसे जितना ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके एक एक आंसर्स को वो रीड करें, क्योंकि सब बच्चे एक जैसा ही आंसर लेके आते हैं। सब बच्चे पेपर में खिचड़ी ही पकाते हैं, बस आपको अपनी जो खिचड़ी है वो इस तरह से दिखानी है टीचर के सामने कि वो आपको मार्क्स दें। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, और जितने ज़्यादा डायग्राम्स आप यूज़ कर सकते हैं उतने ज़्यादा डायग्राम यूज़ करना। फिर अपने उद्देश्य बताना, ऐसे सब चीज़ें दिखाना, उद्देश्य बताना। उसके बाद ज्ञान देना में आपको इसको ऐसे बराबर डाल के उसके बाद उसका पूरा डिटेल देना होगा। इसको आप ऐसे क्लाउड करके जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट देना, उसको एक्सप्लेन करना, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे करके उसको एक्सप्लेन करते जाना है। उसके बाद आपको एंड में निष्कर्ष भी लिखना होगा, क्योंकि जब निष्कर्ष लिखेंगे आप तभी जो आपका आंसर है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे देने हैं पेपर में, ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। मैं इससे पहले क्या था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, कोल्ड हो गया था, जिस वजह से वीडियो नहीं आई। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो अब आती रहेंगी। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर आप अपने घर के लोगों से भी वीडियो को सब्सक्राइब करा सकते हो तो प्लीज़ करा देना। ओके, थैंक यू।